A very warm welcome to everyone. ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे यूरोपियन नेशनलिज्म चैप्टर का फोर्थ पार्ट। इसमें हम इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे एवरीथिंग अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उससे पहले आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि आपको जर्मन यूनिफिकेशन का सब कुछ क्लियर है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा था जर्मन यूनिफिकेशन में कि सबसे पहले हमने ओटो वन बिस्मार्क के बारे में पढ़ा था, राइट। हु वाज ही वाज अ नोबल, ही वाज अ जंकर, ही वाज अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच फैमिली, है ना, ये पढ़ा था हमने। एंड ही वाज द मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन, हमने ये भी पढ़ा था। नाउ हमने उसके बाद पढ़ा था अबाउट द डैनिश वॉर, राइट, जिसमें डी से डेनमार्क को डिफीट किया था। फिर हमने पढ़ा आपके ऑस्ट्रिया, क्या बोला था उसको, ऑस्ट्रियो प्रशिया वॉर के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हराया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आपके फाइनल साउथ यूनिफिकेशन के बारे में, जब सदर्न कंट्रीज़ भी नॉर्दर्न और सेंट्रल जर्मनी के साथ एक हो गई थी। इससे फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है। हमने एम्स डिस्पैच के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो स्पेन का थ्रोन था वो एम्प्टी हो गया था अभी, और उसको भरने के लिए लियोपोल्ड को इनवाइट दिया था, जिसने कि फ्रांस ने बोला लियोपोल्ड को मना करो। फिर उसने एक रिटन डिमांड मांगी, एक रिटन देयर इज़ अ कमिटमेंट दैट ही वंस asked for, in which it was written कि you will never German or the person from this dynasty will never become the ruler of this Spain throne। तो ये मना कर दिया गया था, जिसमें कि ऑटो वन बिस्मार्क ने उसको लिटिल बिट रिच किया था उस एम्स डिस्पैच को। फिर हमने पढ़ा कि पेरिस की सीज होती है 1870 में, उसको स्टारवेशन के थ्रू लेके जाता है, और फाइनली फिर हो जाता है हमारे पास 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट। ये हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इटली यूनिफिकेशन, ठीक है। ये 2 पेजेस कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे जर्मनी की बहुत बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जो बिखरी हो, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो, जो एक सॉलिड ना हो, जो कॉम्पैक्ट ना हो, लेकिन जो टूटा हुआ हो। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जर्मन भी बिखरी हुई थी 39 स्टेट्स में, वैसे ही इटली भी बिखरी हुई थी। कितने में बिखरी थी हम जानते हैं। इटालियंस वर स्कैटर्ड का मतलब पता है जब गिर जाता है कुछ। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स, मतलब बहुत सारी स्टेट्स थी जिनको डिफरेंट डायनेस्टीज रूल करती थी। एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। इटली को तब तो इटली नहीं था क्योंकि वो यूनिफाइड नहीं था, लेकिन तब हम पूरे उस रीजन को क्या बोलेंगे, हम उसको इटली ही बोलेंगे। समझे क्या बोल रही हूँ मैं? बोल रही हूँ कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के पहले वो इटली तो नहीं हुआ, तभी बाद में इटली बना ना। लेकिन ताकि हमको समझ में आए, हम उसके बिफोर वर्जन को भी इटली ही बोलेंगे, जैसे उसको इटालिया बोलते थे पहले लोग, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर, मैंने बताया था हैब्सबर्ग एम्पायर कौन सा था, जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, वो भी रूल करता था इटली को। ड्यूरिंग द मिडिल 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800s में, 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1900s में, 21st सेंचुरी का मतलब होता है 2000s में। जैसे अभी हम बोलते हैं 21st सेंचुरी चल रहा है, तो इट इज़ 2025, 26 शुरू हो गया है, ठीक है। ये सो 19th सेंचुरी के मिडल में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पिडमोंट, वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। ये लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये लाइन क्या बोलना चाहती है? व्हाट इज इट सेइंग? सी, वो कह रहे हैं कि इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। उसमें से एक, उन 7 में से एक स्टेट थी सार्डिनिया पिडमोंट, जो कि इट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। समझो मेरी बात, हुआ क्या था? हम सबको रोमन एम्पायर पता है, नेटफ्लिक्स पे इसकी भी बहुत अच्छी सीरीज़ है रोमन एम्पायर की, वो भी बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया है अबाउट जूलियस सीजर, फिर ऑगस्टस, सब कुछ सब 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 उसमें कवर्ड है। तो रोमन एम्पायर ना डिग्रेड हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है जब कुछ साथ में आता है, यूनिफाई होता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है जब कुछ बिखर जाता है। डिसइंटीग्रेट यानी टूट जाता है। तो रोमन एम्पायर, उन्होंने डिवाइड का साइन क्यों लगाया है? इट रिप्रेजेंट्स डिसइंटीग्रेशन, डिवीजन हो गया ना उसका, इसलिए। तो रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। रोमन एम्पायर जैसे जैसे हम बोलते हैं ना उसको, योर हैब्सबर्ग एम्पायर, योर ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, योर मौर्यन एम्पायर, योर गुप्ता एम्पायर, ये सारे एम्पायर्स होते हैं। तो रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, इट वाज वेरी सक्सेसफुल, इट वाज ऑन इट्स पीक वंस, ठीक है, लेकिन डिसइंटीग्रेट हो गया। और रोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक था हमारा वेस्टर्न और रोमन एम्पायर, एक था ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बोलते थे बैजेंटाइन एम्पायर। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। क्या बोला मैंने? जब रोमन एम्पायर डिवाइड हो गया वेस्टर्न और ईस्टर्न में, ईस्टर्न को नाम दे दिया गया बैजेंटाइन एम्पायर। अब आप बोलोगे कि बैजेंटाइन क्या होता है? बैजेंटाइन का सिंपल मतलब है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या होता है? कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल का पुराना नाम है। अब इस्तांबुल क्या है? इस्तांबुल एक शहर है टर्की में, जिसका आज नाम तुर्की है और जिसका पहले नाम एनातोलिया था। ये हमने डिस्कस किया था, है ना? सिंपल सी बात है ना? दोबारा बता देती हूँ। क्या हुआ कि रोमन एम्पायर डिवाइड हो गया वेस्टर्न एम्पायर में और ईस्टर्न एम्पायर में। ईस्टर्न एम्पायर को बैजेंटाइन एम्पायर नाम दे दिया। बैजेंटाइन का लिटरल मीनिंग, बैजेंटाइन इज जस्ट अनदर नेम फॉर कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल का, कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल है, और इस्तांबुल टर्की में एक शहर है, और टर्की का आज नाम तुर्की बोलते हैं उसको, और उसको पहले अनातोलिया बोलते थे, ठीक है। और जो वेस्टर्न पार्ट था ना, वो बहुत बिखरा था, उसमें बहुत सारी डायनेस्टीज थी, इट वाज आल्सो डिवाइडेड। इसी का पार्ट था इटली, तो इटली भी बहुत सारा डिवाइडेड था ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस डिसइंटीग्रेशन को जब किसी ने बोला कि हम इसको यूनिफाई करेंगे, हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली ये पढ़ रहे हैं हम। तो उसमें क्या बोला उन्होंने कि जो इटली थी, ये ना 1 2 3 4 5 6 और 7, वो कहते हैं कि इटली 7 हिस्सों में डिवाइडेड थी। उनमें से एक हिस्सा कोई भी ले लो, 1 2 3 में से 3 ले लेते हैं, उसमें से जो कोई भी हिस्सा था ना, उसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट, और उसको रूल करते थे इटालियंस। तो वो शुक्राना कर रहे हैं, वो थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक गॉड कि इटली के कम से कम एक हिस्से को तो इटालियंस रूल कर रहे हैं। ये है उस लाइन का मतलब। क्यों? उसका भी रीज़न है हमारे पास। तो हुआ क्या था कि जब आपका रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि उस टेरिटरी के 3 हिस्से हुए, ठीक है, इटली के 3 हिस्से हुए। इटली में जो नॉर्दर्न पार्ट था, सेंट्रल पार्ट था और सदर्न पार्ट था, ऐसे लगते हैं ना, ऐसे। नॉर्दर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यानी कि और हैब्सबर्ग एम्पायर।
सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप। पोप क्या होता है? आप बहुत बार पोप का नाम सुनेंगे। पोप का मतलब होता है हेड ऑफ द चर्च, सिंपल, ठीक है, चर्च का हेड, पुरोहित। सर्दर्न इटली को रूल करते थे आपके, एस से सर्दर्न, एस से स्पेनिश डायनेस्टी। कौन थी स्पेनिश डायनेस्टी? द बोर्बन डायनेस्टी। बोर्बन डायनेस्टी कौन सी वाली? लुइस 16 वाली, ठीक है। तो अब समझ आ गया, रोमन एम्पायर जो था, जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ और उसमें से एक इटली आया पार्ट, और इटली फिर फर्दर डिवाइड हुआ, तो उसके नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ 3 हिस्से हुए। अब आप, ये मैंने क्यों बताया है, अब टू प्रूव यू दिस, कि इटली के हर हिस्से को कोई डिफरेंट रूल कर रहा था। नॉर्दर्न को हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था, सेंट्रल को चर्च रूल कर रहा था, और सदर्न को बourbon डायनेस्टी रूल कर रही थी। इसमें से ही जो बourbon डायनेस्टी है ना आपकी, जो साउथ ऑफ इटली में रूल कर रही थी, उसका रूल वॉज वेरी पुअर, क्योंकि लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस से सफ़र कर रहे थे। एग्रीकल्चर ही सिर्फ मेन ऑक्यूपेशन थी, कोई ट्रेड नहीं होता था, नो एजुकेशन, नो डेवलपमेंट। तो सॉर्दर्न इटली के लोग बहुत थक गए थे। वो कहते हैं कि हमको नॉर्दर्न जैसे डेवलप होना है, ये बात थी। अब आपको लाइन दोबारा समझ, अब पढ़िए तो आपको समझ में आएगी ये क्या लिखा है। क्या लिखा है? इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, समझ में आ गया, ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पिडमोंट, वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। इटालियन प्रिंसली हाउस यहाँ पे सिर्फ एक नाम दिया गया है कि इटालियंस रूल करते थे। उसमें से मैं आपको बता देती हूँ कौन रूल कर रहा था। उसमें से भी एक एम्पायर का नाम था हाउस ऑफ सेवॉय, वो रूल करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। मैंने आपको बताया, यहाँ पे बताया ना, नॉर्थ वॉज बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर वॉज बाय पोप, सर्दर्न वॉज बाय योर बourbon किंग्स ऑफ स्पेन। बताया था, एस से सर्दर्न, एस से स्पेन। स्पेन के कौन? द बourbon डायनेस्टी ऑफ लुइस 16, ठीक है, समझ में आ गया। इवन द इटालियन लैंग्वेज, जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी अभी कॉमन नहीं हुई थी, उसके भी बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे। इतना वो बता रहे हैं कि यूनिफिकेशन की ये बात कर रहे हैं, जिसकी खुद इटालियन, जो इटली है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है, उनकी भाषा तक एक नहीं है, सब अपनी अपनी वेरिएशंस की बात करते हैं। नॉर्थ को ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता है, सेंटर को आपका पोप रूल करता है, साउथ वाले को बourbon डायनेस्टी रूल करती है। एक सार्डिनिया पिडमोंट है जो नॉर्थ वेस्ट में लगता है, उसी को सिर्फ इटालियंस रूल करते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ पे। ड्यूरिंग द 1830s, यानी कि योर मिड 19th सेंचुरी, वही बात है जो भी ऊपर लिखी थी। ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, गुजिपी मैज़ीनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपको बता दूँ, ये है गुजिपी मैज़ीनी, दिस मैन, ओके। गुजिपी मैज़ीनी हैड सॉट, उन्होंने सोचा, टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। वो कहते हैं कि मैं एक इंक्लूसिव, यानी कि सबको जोड़ने वाला प्रोग्राम शुरू करता हूँ, जिससे कि क्या होगा, इटली को हम एक रिपब्लिक बनाएंगे। रिपब्लिक का मैंने आपको मतलब बताया था, जो बनता है रेस पब्लिका से, यानी कि मैटर ऑफ पब्लिक, यानी कि कुछ भी जो लोगों के रिलेटेड है। तो वो कहते हैं कि मैं इटली को रिपब्लिक बनाना चाहता हूँ जिसका हेड वो खुद लोग चूज़ करें, ना कि कोई किंग चूज़ करे। इसी चक्कर में, इसी प्रोग्राम के इनिशिएशन में उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ढूंढी जिसका नाम रखा यंग इटली, फॉर द डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड होना। किसी भी चीज़ को जब आप स्प्रेड करना चाहते हो उसको बोलते हैं डिसेमिनेशन। ताकि उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी क्यों खोली? ताकि वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर सके, ताकि वो अपने गोल्स को स्प्रेड करें, राइट।
The failure of revolutionary uprisings, both in 1831 and 1848, meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under the rule of Victor Emmanuel II to unify Italian states through the war. अब ये लाइन इतनी लंबी इन्होंने लिखी है, पता नहीं क्यों. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. क्या लिखा है, धीरे धीरे. फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स, मैंने आपको बताया था शायद कि 1831 और 1848 में रेवोल्यूशन हुए थे प्रो डेमोक्रेसी के, हमको याद है, राइट. उस प्रो डेमोक्रेसी वाज आल्सो एंटी मोनार्की ऑब्वियसली. वो कह रहे हैं कि दोनों जो साल थे, ये मैंने बताया था ना, जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था वगैरह, कह रहे हैं वो दोनों फेल हो गए, फेलियर था उन दोनों का. इसका मतलब अब मेंटल क्या होता है, जैसे वोल्केनो से मेंटल निकलता है ना, लावा बन के, है ना. वो कह रहे हैं कि अब जो जैसे हम पासिंग द बॉल वाली गेम खेलते हैं, तो कह रहे हैं कि अब जो बॉल है इज़ इन द कोर्ट ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट. ये भी समझाते हैं. सार्डिनिया पिडमोंट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इटली. ओल्ड नेम ऑफ इटली. अब आप समझो, वो कह रहे हैं कि जब रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग 1831 और 48 में हार गए, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया मोनार्की को हटाने में, तो अब टर्न थी ओल्ड इटली की. जो रूल कर रहे थे विक्टर एमानुएल II, क्या उनकी बारी थी कि वो यूनिफाई कर सकें इटालियन स्टेट्स को. डन. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them a possibility of economic development and political dominance. वो कहते हैं कि उस ज़माने में जब इटली यूनिफाइड नहीं था, अगर तब इटली यूनिफाई हो जाए तो उनके पास एक मौका आ जाएगा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचने का और पॉलिटिकल डोमिनेंस को इनहेरिट करने का. ठीक है. ये ऑटो वन बिस्मार्क हैं पार्लियामेंट में, वो दिखा रहे हैं कि उनकी कैसे चलती थी. सी, उनसे सब डरते थे. एवरीवन इज हिडन. सी, एवरीवन इज हाइडिंग देयर फेसेस. ऑटो वन बिस्मार्क. ये हम थोड़ा जर्मन में आ गए क्योंकि एनसीईआरटी पता नहीं क्यों जर्मनी में ये ले आई है. ठीक है. ऑटो वन बिस्मार्क, द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. ओके, रियल पॉलिटिका है ना. ओके, हम यहाँ पे थे. अभी हम थोड़ा बेसिक समझते हैं. ये देखिए, ये मैप है आपका, फर्दर भी आएगा, फिर भी मैं आपको समझा दूँ. ये है आपका नॉर्दर्न इटली, रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, राइट. पेपल स्टेट मतलब वन रूल्ड बाय चर्च, वन रूल्ड बाय पोप. किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, दिस इज द southern part which is ruled by your स्पेनिश डायनेस्टी, जिसका नाम है बर्बन डायनेस्टी. ठीक है. अब आप देखिए, ये मैप मैंने आपको समझाया. जस्ट अ सेकेंड. ये नॉर्थ है, ये सेंट्रल है, साउथ है. अब ये वेस्ट हुआ, ईस्ट हुआ. नॉर्थ वेस्ट में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है सार्डिनिया. इसको रूल करते थे आपके इटालियन रूलर्स, जिनका नाम क्या था, हाउस ऑफ सेवॉय. अब समझ में आया, क्लैरिटी हुई. ठीक है. अब आते हैं गुजिपी मैज़िनी पे. तो गुजिपी का मतलब क्या होता है. गुजिपी का इटालियन में मतलब होता है जोसेफ. गुजिपी जैसे आज का नाम है ना, राहुल, कबीर, विक्रम, ये सब नाम बहुत कॉमन होते हैं. वैसे ही तब के ज़माने में इटली में ये नाम बहुत कॉमन था, गुजिपी. मैज़िनी इज जस्ट हिज सरनेम, नथिंग एल्स. ओके. तो गुजिपी मैज़िनी जब इटली में बॉर्न हुए, तो इटली वॉज इन द स्टेट जब इटली डिसइंटीग्रेटेड था. इटली में नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था, सेंट्रल में पोप कर रहा था, और साउथ में बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी. इनके फादर जो थे, ही वॉज डॉक्टर.
प्लस इनकी मदर जो थी शी वॉज़ वेरी पेट्रियट, शी वॉज़ अ पेट्रियाटिक पर्सन जो अपने इटली के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और इनसे वो मॉरल वैल्यूज़, वो एथिकल डिसीजन मेकिंग और फॉर इटली वो उन्हीं से आता है, उनके पेरेंट्स से आता है, बिकॉज दे वर सच पेट्रियट्स। तो गुज़िपी मज़ीनी ये प्रण लेते हैं कि मैं इटली को यूनिफाई करने के लिए अपना योगदान देने को तैयार हूँ, राइट। वो चाहते हैं कि जब इटली यूनिफाई हो तो मैं उसको एक रिपब्लिक बनाऊं। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक का मतलब हुआ कि उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीपल चूज करें, ना कि कोई मोनार्की, ठीक है। ही वॉज बाय प्रोफेशन अ लॉयर, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, he was a writer, he was an author, he was a thinker and whatnot. Plus he advocated for national unity under republic. आपको ये बात याद रखनी है, कीवर्ड रख लीजिए जब भी गुज़िपी मज़ीनी को याद करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए रिपब्लिक, इटालियन रिपब्लिक आना चाहिए, ठीक है। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं चीफ मिनिस्टर कैवोर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में पढ़ेंगे? कैवर के बारे में। इनका नाम था काउंट कैवर। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर पैराग्राफ समझेंगे क्योंकि तब तक समझ में आएगा नहीं, और हम गुज़िपी गरीबाल्दी को भी समझ लेंगे इनको समझ के फिर वापस यहाँ आते हैं। ये हैं आपके जी द फेमस काउंट कैवर। काउंट का मतलब कुछ नहीं है, बस काउंट इसीलिए यूज़ करते थे नोबल्स के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना राजा महाराजा, बस एक वर्ड है काउंट, और कैवर इनका सरनेम था। तो काउंट कैवर एक डिप्लोमेट थे। वो एक ऐसे शख्स थे जो चाहते थे कि इटालियन यूनिफिकेशन हो, बिल्कुल इटली की यूनिफिकेशन हो, लेकिन the difference lied when he said that I want monarchy. He said कि इटालियन यूनिफिकेशन आए, बिल्कुल आए, लेकिन मोनार्की के अंडर। मैं चाहता हूँ कि कोई किंग रूल करे। दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन योर गुज़िपी मज़ीनी वर्सेस कैवर। समझ आए? मज़ीनी चाहते थे कि इटालियन, क्या था कीवर्ड, रिपब्लिक बने। कैवर चाहते हैं कि इटालियन मोनार्की कंटिन्यू हो, कि कोई किंग रूल कर सके। ये इनमें फ़र्क था, सिंपल, बस इतना ही लर्न करना। आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम, जिनका नाम है और गुज़िपी गरीबाल्दी। अब इनका और गुज़िपी मज़ीनी का सिर्फ नाम का फर्स्ट, जो मैंने बताया था ना बहुत कॉमन है, कबीर राहुल सबके होते हैं, वैसे ही गुज़िपी नाम तब सबका होता था। तो इनका भी था गुज़िपी, लेकिन इनका सरनेम गरीबाल्दी था। सो अब आप देखिए, इनकी पिक्चर में सी दिखाया है, इनकी पेंटिंग में वो ऐसे नहीं दिखाया है। ही वॉज अ सी मैन। सी मैन वो इंसान होता है जो समंदर में बहुत देरों तक रहता है, उसको समंदर इतना पसंद होता है कि वो अपना पूरा जीवन उसी के लिए दे देता है। ही वॉज अ सिंपल मिडिल क्लास मैन, जो मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे। ही वॉज नॉट अ नोबल, ही वॉज नॉट समवन हु वॉज रिच, ठीक है। एंड वो एक सेलर थे। सेलर क्या होता है? जो शिप्स चलाते हैं, जो शिप्स में ट्रैवल करते हैं, वो थे, ठीक है। और ये एक इनको माना जाता है कि ही इज़ द मिलिट्री हीरो ऑफ इटली। ये कीवर्ड है इनका, मिलिट्री हीरो ऑफ इटली। अब हुआ क्या था कि जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया ना कि गुज़िपी मज़ीनी इटालियन रिपब्लिक चाहते थे, काउंट कैवर इटालियन मोनार्की चाहते थे, तो अब गरीबाल्दी क्या चाहते थे? जो गरीबाल्दी थे ना, ही वॉज अ वेरी
गुड फ्रेंड ऑफ गुजिपी मैज़ीनी। आप ये समझ लो गुजिपी दोस्त थे, दोनों दोस्त थे। तो जैसे मैज़ीनी सोचते थे कि मैं रिपब्लिक बनाऊंगा, ये भी सोचते थे कि मैं भी रिपब्लिक बनाऊंगा, मैं भी जब इटली को यूनिफाई कर दूंगा ना तो रिपब्लिक बनेगी इटली, देख लेना। लेकिन काउंट कैवर एक डिप्लोमेट थे ना, उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया गरीबाल्दी को। मैनिपुलेट वर्ड यूज़ करना सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम यूजिंग दिस, कि उन्होंने काउंट कैवर ने गरीबाल्दी को ऐसा समझाया कि देखिए रिपब्लिक इज़ नॉट गुड फॉर आवर इटली, रिपब्लिक नहीं, हमें मोनार्की ही चलेगी। और गरीबाल्दी ने उनकी बात मान ली और एट द एंड ऑफ द डे ही सपोर्टेड कैवर। सो मैज़ीनी अकेले पड़ गए। और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि जब इटली की यूनिफिकेशन हुई, राइट, तो एट द एंड ऑफ द डे इट गॉट मोनार्की एंड नॉट रिपब्लिक। ये फ़र्क था। अब समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं। काउंट कैवर जो थे, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। इधर डेमोक्रेट लिखा है। डेमोक्रेट मतलब जो इंसान डेमोक्रेसी चाहता है उसको डेमोक्रेट बोलते हैं। तो वो डेमोक्रेट नहीं थे, ठीक है। मैंने वर्ड यूज़ किया था डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब होता है वो इंसान जो दो पार्टीज़ में सुलह करता है, ठीक है। एक पार्टी है, एक पार्टी है, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि मुझको छुट्टी पे इटली जाना है, वो कह रहा है नहीं मुझको फ्रांस जाना है। तो वो दोनों, डिप्लोमेट क्या करेगा, बोलेगा चलो छोड़ो तुम स्पेन चले जाओ। ये होता है डिप्लोमेट का काम, ठीक है। नाउ like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian। तो वो फ्रेंच भाषा अच्छी तरह बोलते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि he was influenced by French ideas, ठीक है। Through a tactful diplomatic alliance with France, he engineered by Cavour, Sardinia, Piedmont यानी कि पुराना इटली, succeeded in defeating Austrian forces in 1859। तब क्या हुआ, 1859 में कैवर ने कहा फ्रांस को कि मेरी हेल्प कर दो क्योंकि मुझको ऑस्ट्रिया से वॉर करना है। अब वाई ओनली ऑस्ट्रिया, बिकॉज ऑस्ट्रिया रूल्ड द नॉर्दर्न पार्ट, ऑस्ट्रिया वॉज द हैब्सबर्ग एम्पायर। तो हैब्सबर्ग एम्पायर कभी नहीं ये चाहेगा कि पूरा इटली यूनिफाई हो जाए और उसके हाथ से वो गद्दी छिन जाए। इसीलिए कैवर कहती कि सबसे बड़ा एनिमी मेरा ऑस्ट्रिया है और इसको हराने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। तो कैवर बीइंग एन इटली आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम फ्रांस, और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को हराने में मदद कर दी। एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रिया हार गया और कैवर जीत गया। तो ये बोला उसमें कि एक ऐसा अलायंस बनाया कैवर ने इटली और फ्रांस का कि उसने ऑस्ट्रियन फोर्स को डिफीट कर दिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स क्या होता है, सोल्जर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सोल्जर्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर। वॉलंटियर कौन होता है, जो खुद कहता है कि मैं ये काम करूँगा। एक होता है जिस पर हम बोलते हैं कि तेरी ड्यूटी ये है, तेरी ड्यूटी ये है। वॉलंटियर होता है वो बोलता है कि मुझको बताओ मैं क्या काम करूँ, ठीक है। सो बहुत सारे लोग आए वॉलंटियर करने अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजिपी गारिबाल्डी, हु जॉइन द फ्रे मतलब द ऑनगोइंग वॉर। 1860 में they marched into the South Italy and Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants to drive out the Spanish rulers। वो क्या कह रहे हैं, अच्छा इसको बोलते हैं एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स। मैं आपको इधर बताती हूँ, गुजिपी गारिबाल्दी ने किया तो उन्हीं के अंदर बताएंगे। हुआ क्या कि एक्सपीडिशन हुआ। एक्सपीडिशन मतलब जब हम कहीं जाते हैं, जब हम कुछ करने कहीं जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपीडिशन, व्हेन वी गो टू एक्सप्लोर। एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स हुआ मतलब सबसे पहले तो आप समझिए कि रेड शर्ट जो है ना, ये इनका एक सिंबल है। इनको रेड शर्ट सोल्जर्स बोलते थे, इनके और इनके सपोर्टर्स को। तो ये गुजिपी गारिबाल्दी और इनके 10 और इनके 1000 सपोर्टर्स,
ये गए कहाँ गए, नॉर्थ, सेंट्रल, सदर्न, ये गए आपके सदर्न इटली में। अब सदर्न इटली में कौन सा किंगडम था, आओ चेक करें। सदर्न में था द किंगडम ऑफ सिसिलीज, है ना। तो ये यहाँ गए साउथ में, और यहाँ पे पीजेंट्स को लेके गए। अच्छा, इनकी जो आर्मी थी ना, इनके जो 1000 पीपल थे, वो आर्मी नहीं थी, उनकी आर्मी को बोलते हैं फार्मर्स, सोल्जर्स, पीजेंट्स, यूथ, ये थी इनकी आर्मी। यहाँ लेकर गए, कहते कि यहाँ पे जो रूल करता है, रूलर हमारा किंग है, हम किंग को हटा देंगे। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। एंड ही सक्सीडेड in weaning the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. ठीक है, in 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. हुआ क्या था कि गुजिपी गारिबाल्दी जो थे ना, वो अगर आपको मैं और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो क्या था कि गुजिपी गारिबाल्दी के जो सपोर्टर्स थे वो बहुत इलिटरेट थे। देखो, फार्मर्स, सोल्जर्स, पीजेंट्स, यूथ मतलब जो भी पढ़ा लिखा नहीं है, जो भी स्कूल जाता है लेकिन स्कूल जा नहीं रहा है, तो बहुत इलिटरेट थे लोग इनके, है ना। और इलिटरेट होने की वजह से उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो उनको ये भी नहीं पता था कि गारिबाल्दी जो है वो क्या करने आए, व्हाट इज़ हिज एम। उनको बस ये मतलब था कि अगर ये हमारी हेल्प, अगर हम इनकी हेल्प करेंगे, अगर हम गारिबाल्डी की हेल्प करें, तो हमारा जो पुअर सिस्टम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि सदर्न किंगडम वाले लोग बहुत पॉवर्टी में रहते थे, सबसिस्टेंस क्राइसिस में रहते थे, ट्रेड नहीं होता था, एजुकेशन नहीं थी। तो उन लोगों को एक सपोर्ट मिला कि अगर हम गारिबाल्डी को सपोर्ट करेंगे तो ये सब हट जाएगा और हमारे पास सब अच्छा आएगा, हमारे पास अच्छी इनकम आएगी, हम अच्छा सस्टेन्ड ट्रेड करेंगे और हम एजुकेशन भी अच्छी पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो गारिबाल्डी और उनके सपोर्टर्स किंग विक्टर एमानुएल II, जो कि रूल कर रहा था किंगडम ऑफ सिसिलीज के द्वारा, उसको हटाना चाहते थे। क्योंकि मोस्टली जो उनके सपोर्टर्स थे वो इलिटरेट थे, तो उनको पता ही नहीं था कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं। उनको लगा कि जब गारिबाल्डी इटालिया बोलते थे, तो वो विक्टर एमानुएल जो है, जो किंग है सदर्न इटली का, उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। उनको लगा लाटालिया उनकी वाइफ का नाम है, इतने लिटरेट थे वो। ये एक पन है, पन का मतलब एक जोक है बस। तो ये थी हमारी इटली की यूनिफिकेशन। इसमें थोड़ा कंप्लीट नहीं दिखाया है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि इटली की यूनिफिकेशन अध्ययन हुई कैसे। तो एक हम टाइमलाइन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 1831 में, जब आपके गुजिपी मजीनी ने यंग इटली मूवमेंट किया था। यंग इटली मूवमेंट कुछ नहीं था, सिंपल मूवमेंट था जिसमें नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को स्प्रेड किया था। ठीक है, नेक्स्ट था आपका 1848। मैंने आपको बताया था इट वाज द स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस, है ना। स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस क्या था, जब बहुत सारे नेशन, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, यानी बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं, जब बहुत सारे जगह जो थी यूरोप में उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, तब उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया था साथ में, जब वो एंटी मोनार्की हो रहे थे, है ना, ये हुआ था। फिर आ जाते हैं हमारे काउंट कैवर। काउंट कैवर क्या करते हैं, द बिगेस्ट एनिमी he fights against the biggest enemy of unification of Italy, which is your Austria. So he fights against Austria with the support of France. ठीक है, एंड योर सार्डिनिया पिडमोन, जहाँ से वो बिलोंग करते थे, जो कि हो गया हमारा आज का इटली, राइट।
फिर क्या होता है, 1859 आता है। 1859 में फाइनली वॉर होता है फ्रांस का सार्डिनिया पिडमोंट की सपोर्ट में वर्सेस योर ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये काउंट कैवर आते हैं और ये सब कुछ 1859 का है। ठीक है, ये दोनों। फिर सेंट्रल यूनिफिकेशन होता है, नॉर्थ हो जाता है जब जब ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं। जब ऑस्ट्रियन, जब यानी कि हैब्सबर्ग एम्पायर को जब हरा दिया तो यूनिफिकेशन पोप की बची ना, जहाँ पे पोप रूल करता था उनको भी हटाया। फिर 1860 में सदर्न इटली को यूनिफाई किया। सदर्न इटली को यूनिफाई किया और एट द एंड ऑफ द डे 1861 में गुजिपी मैज़ेनी का रिपब्लिक वाला आइडिया ठुकराकर गुजिपी गरिबाल्डी और काउंट कैवर का मोनार्की इस्टेब्लिश होता है आपके इटली में। जब प्रोक्लेमेशन, मतलब किंग कौन बनता है, विक्टर एमानुअल II। ये था आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैंने एक आपको फ़ोटो नहीं दिखाई शायद यहाँ पे, हाँ ये है आपके वो विक्टर एमानुअल टू द किंग, जो किंग बने हैं ना अभी इटली के, वो ये हैं। ओके, ये थी हमारी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आई होप ये सिंपल थी। नेक्स्ट टाइम हम ब्रिटेन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।